एक लड़की जो कि आईएएस बनना चाहती थी, सिविल सर्विसेज की तैयारी करती थी। एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और जैसे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसके होश उड़ जाते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है। साथियों, वो अपने माँ को फ़ोन करती है और माँ को फ़ोन कर सारी हकीकत बयां करती है। और जब माँ हकीकत सुनती है तो माँ के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद जो कुछ भी होता है किसी ने सोचा भी नहीं था। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक रोचक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। साथियों, आजकल कुछ लड़के मिनटों में मिलते हैं और मिनटों में एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। और आजकल के युवा प्यार में 90% से अधिक युवा खोए हुए हैं। उन्हें सिर्फ प्यार में दिलचस्पी है। लड़की और लड़के दोनों एक जैसे ही रास्ते पर चल रहे हैं। दरअसल साथियों, एक लड़की एक लड़के को दिल दे बैठती है और उसके बाद उसके साथ जो कुछ भी होता है उसे भी यकीन नहीं होता है कि क्या वाकई में उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो सही है। साथियों, एक आजमगढ़ का रहने वाला लड़का, आजमगढ़ में एक जगह लगती है सरायमीर। सरायमीर का रहने वाला एक लड़का राजशेखर दरोगा बनना चाहता था। वह बीटीसी भी कंप्लीट करके रखा था, यानी कि अब सिर्फ उसे सुपर टेट, यस टेट, स्टेट टेट, जो भी जितने भी टेट होते हैं सब क्वालिफाई करना था। अब बीटीसी कंप्लीट करने के बाद वो तैयारी करने के लिए सरकारी जॉब के लिए, यानी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए वो पहुंचता है इलाहाबाद, जो कि छात्रों के लिए सबसे बेहतर जगह मानी जाती है। अब वहाँ पढ़ने के लिए जाता है तो पहले एक दोस्त के कमरे पर रुकता है, करीब महीनों तक उसके साथ गुजारता है। अब इसी बीच किसी बात को लेकर दोस्त से टकरार होने लगती है, तो अब नया कमरा तलाशने लगता है और नया कमरा तलाशते हुए वो पहुँचता है इलाहाबाद के अल्लाहपुर में। जब अल्लाहपुर में पहुँचता है तो एक ऐसा कमरा उसे मिलता है जहाँ पर सिर्फ मालकिन और मालकिन की बेटी रहती थी और उसमें मात्र एक ही कमरा खाली था, जो भी छोटा सा कमरा था। अब इधर लड़का बातचीत करता है। जो मालकिन रहती है वो बेहद खूबसूरत रहती है, 45 वर्ष की मालकिन। वो राजशेखर से कहती है कि देखो, कमरा तो छोटा है, अगर तुम रह सकते हो तो रह लो। तो कमरा देखता है तो काफ़ी छोटा था, लेकिन पैसे काफ़ी कम थे। अब कम पैसों में छोटा सा कमरा मिल रहा था तो वो सोचता है कि इससे अच्छा क्या होगा, 2-4 महीने तैयारी करनी है, उसके बाद घर चला जाना है। अब राजशेखर वो कमरा ले लेता है, लेकिन जिस समय कमरा लेता है सिर्फ उस कमरे पर, उसके फ्लैट में सिर्फ उसकी मकान मालकिन और उसका हस्बैंड, मात्र 2 ही लोग रहते थे। अब इधर समय बीतता रहता है। लड़का कोचिंग में एडमिशन लेता है और आए दिन अब कोचिंग जाने लगता है। पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी चलने लगती है। इधर हर महीने घर से माँ बाप से पैसे लेता और माँ बाप किसान मजदूर आदमी थे। खेती बाड़ी से काम चलाकर किसी तरह गेहूं धान बेच करके अपने बेटे को पढ़ने के लिए, ताकि वो एक दिन अध्यापक बन जाए, कुछ न कुछ अच्छी खासी जॉब इसकी लग जाएगी, इस उम्मीद से अपने बेटे को इलाहाबाद भेजते हैं। अब इधर महीने में 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये आने लगता है और लड़का तैयारी करने लगता है। इसी बीच कुछ दिन गुजरता है। अब आता है साल 2022। साथियों, साल 2022 आता है और इधर दिल्ली में अब काफ़ी गर्मी पड़ने लगती है। तभी जो मकान मालकिन की लड़की रहती है, जिसका नाम सृष्टि रहता है, सृष्टि करीब 2 साल पहले, यानी कि 2020 में, 20 के आखिरी में वो तैयारी करने के लिए दिल्ली गई थी। वो आईएएस बनना चाहती थी। काफ़ी तेज़ तर्रार लड़की, इलाहाबाद के एक बेहतर कॉलेज से पढ़ी लिखी लड़की, अपने माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करने के लिए, खुद की उम्मीदों को पूरा करने के लिए पहुँचती है दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद वो एक बड़े कोचिंग सेंटर में अपनी पढ़ाई वहीं से स्टार्ट करती है और जैसे ही 1-1.5 साल गुजरते हैं, अब गर्मी पड़ने लगती है तो वो घर आती है। घर आने के बाद अब 1-2 दिन अपने माँ के पास रहती है, फिर रिश्तेदार के घर जाती है। वहाँ से जब वो घूम कर आती है तो इधर ये लड़का राजशेखर भी अपने घर आया हुआ था। गांव से कुछ पैसे लेकर, गेहूं चावल लेकर फिर इलाहाबाद तैयारी करने के लिए जब कमरे पर पहुँचता है
तो इधर मकान मालकिन अक्सर कर जब भी लड़का अकेले रहता, कभी कभी दोस्तों के साथ भी रहता, तो जिस दिन खाना बनाने का मन नहीं करता, थोड़ा बहुत बाहर से कुछ लाकर खाकर सो जाता था और पढ़ाई करता था। अब उसकी पढ़ाई लिखाई देखकर जो मालकिन रहती है, मकान मालकिन, वो बेहद खुश थी कि चलो मेरे मकान में एक लड़का पढ़ रहा है, अगर किसी दिन कुछ हो गया तो मेरा और मेरे साथ साथ मेरे घर का भी काफ़ी नाम होगा, थोड़े बहुत बच्चे भी इस छोटे रूम में रहने के लिए आ जाएंगे। अब इधर वो तरस खाती थी उस लड़के पर और कहती थी कि बेटा एक काम करो, जिस दिन तुम थक जाया करो मेरे कमरे पर आकर ऊपर खाना वगैरह खा लिया करो, मैं खाना तुम्हारे लिए तैयार कर दूंगी। अब इधर अक्सर कर लड़का जब भी मन करता था अपने मकान मालकिन आंटी के पास जाता था और कमरे में जाकर बैठता था और खाने वगैरह आते थे, खाना वगैरह खाकर और फिर नीचे आकर अपने कमरे में पढ़ाई करता था। बेहद तेज तर्रा लड़का। अब इधर एक दिन उसकी बेटी सृष्टि पूछती अपनी माँ से कि माँ ये लड़का कौन है? तो माँ बताती है कि ये लड़का आजमगढ़ का रहने वाला है और हमारे यहाँ किराए पर रहता है और काफ़ी तेज तर्रा लड़का है, काफ़ी होनहार और काफ़ी व्यवहारिक लड़का है। अब उसकी चाल चलन देखकर लड़की भी अब अक्सर घर में आने जाने लगता है, तो लड़की सृष्टि भी उससे बातचीत करती है। दोनों तैयारी कर रहे थे अपने अलग अलग जॉब की, एक आईएएस बनना चाहती थी तो एक अध्यापक बनना चाहता था। दोनों अपनी तैयारी कर रहे थे अपने अपने स्तर पर। तो अब बातचीत में लड़का कमरे पर जाता है, ऊपर बैठता है, सृष्टि भी आती है, बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर। अब मामला आगे बढ़ता है। अब आए दिन पढ़ाई लिखाई की चर्चाएं होती, बातचीत आगे बढ़ती तो दोनों की काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती हो जाती है तो दोनों बातचीत करने लगते हैं और एक दिन दोनों बातचीत करते करते अपना फ़ोन नंबर भी आदान प्रदान करते हैं। तो कभी कोई सब्जेक्ट तो कभी कोई नोट्स दोनों आदान प्रदान करते, अपना लड़की के पास पढ़ने के लिए भी कभी कभी आजमगढ़ का रहने वाला लड़का राजशेखर जाया करता था। अब इधर दोनों की नज़दीकियाँ पढ़ते पढ़ते इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के कब करीब आ गए दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे को बेहद मोहब्बत करने लगे। अब इधर लड़की अपने माँ से कहती थी, माँ मैं राजशेखर के कमरे में जा रही हूँ पढ़ाई के लिए। अब इधर माँ छोट लड़की को दे रखी थी। लड़की अपना सृष्टि राजशेखर के कमरे में जाती थी और दरवाज़ा बंद कर लड़के के साथ पढ़ाई लिखाई करती थी। और उसके बाद एक दिन राजशेखर मौका पाकर अब अपनी प्रेमिका से शादी की बात कहता है और उसके बाद शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर इस कदर मरमिटे थे कि दोनों अब एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। इधर गर्मियाँ ख़त्म होती है और लड़की गर्मी खत्म होते ही फिर अपनी तैयारी के लिए दिल्ली निकल जाती है। दिल्ली जाकर पढ़ाई लिखाई करने लगती है और फिर उसका मन जब पढ़ाई में नहीं लगता तो अपने प्रेमी राजशेखर से बातें करने लगती है। बातचीत करते करते अब राजशेखर का भी मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में, अब लड़की का भी मन पढ़ाई में नहीं लगता। दोनों एक दूसरे से सिर्फ बातें करते। अब इधर जो मकान मालकिन रहती अक्सर कर लड़के को बात करते हुए किसी से देखती थी तो डांट फटकार लगाती थी, माँ बाप इतने पैसे दे रहे हैं, तुम पढ़ाई लिखाई कर लिया करो, क्या आप बिना मतलब के फ़ोन पर लगे रहते हो। अब लड़का मालकिन के डर से राजशेखर अपने कमरे में ही बैठकर बातचीत करने लगता है। मालकिन को पता भी नहीं था कि बातचीत किसी और से नहीं बल्कि उसी की इकलौती बेटी से हो रही है, सृष्टि से हो रही है। मामला आगे बढ़ता है। अब 2 से 3 महीने हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेकरार हो जाते हैं। इधर लड़का कुछ पैसे इकट्ठा करता है और ट्रेन पकड़ता है, दिल्ली निकल जाता है। दिल्ली जाने के लिए वो अपने घर वालों से झूठ भी बोलता है कि उसे एग्ज़ाम के लिए दिल्ली जाना है। इधर घर से भी कुछ पैसे मंगाता है और दिल्ली जाता है। दिल्ली जाकर करीब 3 दिनों तक दिल्ली में रहता है। इस दौरान एक होटल में सृष्टि को लेकर जाता है और पूरी रात उसके साथ कमरे में शारीरिक संबंध बनाता है। इधर सृष्टि भी काफ़ी बेकरार थी मिलने के लिए, राजशेखर भी काफ़ी बेकरार था। दोनों की बेकरारी जब दूर होती है तो अगले दिन सुबह फिर राजशेखर अब अपने कमरे पर ट्रेन पकड़ता है, इलाहाबाद पहुंचता है। इलाहाबाद जाने के बाद अब दोनों की बातचीत बढ़ने लगती है। इधर लड़की बार बार शादी के लिए राजशेखर से कहती तो राजशेखर कहता ठीक है मैं बातचीत करूंगा, तुम अपनी माँ से बात करो। लड़की कहती है कि मैं अपनी माँ से बात कर लूँगी, लेकिन तुम पहले अपने घर बात करो। अब इधर राजशेखर अलग बिरादरी का था, जाति का था, उधर लड़की अलग जाति धर्म की थी। अब इधर
राजशेखर काफ़ी डरने लगता है। लेकिन तभी एक दिन लड़की की तबीयत खराब हो जाती है, सृष्टि की। जब तबीयत साथियों खराब हो जाती है तो उसे लगता है कि उसके साथ कुछ अनहोनी हुई है। तभी उसे पता चलता है कि वह तो प्रेग्नेंट है, राजशेखर के बच्चे की माँ बनने वाली है। और जैसे ही यह बात उसे पता चलती है साथियों, वह परेशान हो जाती है। पूरी रात बैठकर सिर्फ रोती रहती है। अगले दिन अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और सारी हकीकत बयां करती है। अब प्रेमी राजशेखर उसे कहता है कुछ दवाइयाँ वगैरह ले लो, सब सही हो जाएगा। लेकिन अब लड़की जिद पर आ जाती है कि नहीं, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। अब राजशेखर परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद दिल्ली जाता है और दिल्ली जाने के बाद उस लड़की से मुलाकात करता है। मुलाकात करने के बाद अब फिर लड़की से बातचीत करता है, किसी तरह से उसे दवा वगैरह दे करके अब इधर उसका गर्भपात कर देता है। समय बीतता गया। लड़का बार बार लड़की से कहता है कि देखो सृष्टि, मुझे पढ़ाई करनी है और तुम्हें भी पढ़ाई लिखाई करनी है, और अभी शादी कर लेंगे तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। एक काम करो कि पहले तुम कुछ बन जाओ, मैं कुछ बन जाऊंगा, तो फिर हमारे घर वाले अपने आप मान जाएंगे। अब इधर सृष्टि समझने को तैयार हो जाती है, लेकिन जो दोनों की दूरियां थी वो दोनों को परेशान करती थी। अब इधर सृष्टि उसे कहती है कि एक काम करो कि तुम दिल्ली आ जाओ। अब लड़का इलाहाबाद से दिल्ली चला जाता है, लेकिन घर वालों को नहीं बताता है। दिल्ली जाकर एक कमरा लेते हैं दोनों और उसमें लिव इन में रहने लगते हैं, और फिर लिव इन में रहकर दोनों पढ़ाई लिखाई करते। और इधर मकान मालकिन को कुछ भी पता नहीं था। लड़का मकान मालकिन को बताकर जाता है कि वह दिल्ली पढ़ाई के लिए जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसका मन नहीं लग रहा है। अब इधर घर वालों को कुछ पता नहीं था। लड़का दिल्ली में पढ़ाई लिखाई कर रहा था और फिर प्यार में सृष्टि के डूब चुका था। इधर फिर से प्यार परवान चढ़ता है तो दोनों अब एक दूसरे के साथ फिर जाने अनजाने में रात गुजारते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर कुछ दिन बाद पता चलता है लड़की को कि फिर से वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब वो परेशान हो जाती है। परेशान होकर लड़के से कहती है कि राजशेखर देखो, न तुम मुझसे दूर रह सकते हो, न मैं तुमसे दूर रह सकती हूँ। एक काम करो कि शादी कर लेते हैं, मैं कल ही अपनी माँ से बात करूँगी। अब इधर लड़का समझाने में लगा हुआ था अपनी प्रेमिका को कि कुछ दिन और रुक जाओ, बस थोड़े दिन और रुक जाओ। लेकिन लड़की हकीकत जानती थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लड़की कहती है देखो, तुम मुझसे प्यार करते हो तो कोर्ट मैरिज ही कर लो, शादी हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि ये बार बार जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, अनहोनी हो रही है, ये सही नहीं है। ना तुम अपने आप को रोक सकते हो, ना मैं रोक सकती हूँ। दोनों एक दूसरे के इश्क में खोए हुए थे। अब इधर दोनों की पढ़ाई एक जगह ठहर सी गई थी। अब इधर राजशेखर काफ़ी टेंशन में था और उधर सृष्टि अलग ही टेंशन में थी कि आखिर वो अपने माँ को क्या कहेगी, किसी को क्या जवाब देगी। अब इधर लड़की लड़के के साथ डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर गर्भपात करने से, अबॉर्शन करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम दोनों शादी कर लो और फिर अपनी ज़िंदगी गुजारो। इस तरह करने से भविष्य में तुम्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब लड़की चिंतित हो जाती है और कहती है कि एक काम करो कि मैं अपने माँ से आज शादी की बात करूँगी, तुम भी अपने घर बात कर लो। जैसे ही रात दोनों एक कमरे में रहते हैं, लड़की अपने माँ को फ़ोन करती है और कहती है, माँ, जो हमारे यहाँ कमरे पर किराए में एक लड़का जो राजशेखर रहता था, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद करता है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अब माँ गुस्से में लाल हो जाती है और कहती है कि देखो, वह अलग जाति का लड़का है और तुम अलग हो, शादी कभी नहीं हो सकती है। फिर लड़की अपने माँ को बताती है कि माँ, मैं बेहद प्यार करती हूँ, उसके बगैर नहीं रह पाऊंगी। मालकिन कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं तैयार हूँ। राजशेखर के घर वालों से बात करती हूँ, राजशेखर से बोलो कि वो अपने घर वालों का नंबर दे। इधर लड़की राजशेखर से कहती है कि तुम अपने घर वालों का नंबर दो, मेरे घर वाले बात करेंगे, माँ बात करेगी। अब इधर राजशेखर चिंतित हो जाता है कि कहीं यह बात गाँव में चली गई तो मेरे माँ बाप को कहीं सदमा न लग जाए, कहीं उनकी हार्ट अटैक से मौत न हो जाए कि जिस बच्चे को उन्होंने पढ़ाई के लिए भेजा था खेती बाड़ी के पैसे से, वो लड़का जाकर शहर में अय्याशियाँ कर रहा है। अब इधर वो परेशान हो जाता कि आखिर किस मुंह से वो नंबर दे या अपने माँ बाप से बातें करे। परेशान होने के बाद वो लड़की से कहता है कि एक काम करो कि मैं घर जाता हूँ, घर बात करके आता हूँ। लड़की बड़ी खुश होती है और स्टेशन तक लड़के को छोड़ने आती है और लड़का अपना सारा डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर वहाँ से
घर निकलता है और आजमगढ़ सरायमीर चला जाता है। और जैसे ही लड़का घर पहुंचता है, लड़की जब उसे फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन बंद आने लगता है। इधर 1 हफ्ते हो जाते हैं, उसका फ़ोन बंद आ रहा था लगातार। लड़की बार बार फ़ोन किए जा रही थी और इधर लड़के का कुछ पता नहीं था। न लड़का फ़ोन करता, न मैसेज करता, न उसका फ़ोन ऑन होता। अब लड़की परेशान हो जाती है। अब उसे लगता है कि जिसके लिए वो इतना सब कुछ सहती थी, प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी, अपने पास खुद के पैसे पर लाकर उसे अपने कमरे में रखती थी और अपनी पूरी इज्जत, सम्मान सब कुछ उसके हवाले कर दिया। वो लड़का उसे प्यार नहीं करता है बल्कि धोखा दे रहा है। अब यह सब देखकर वो लड़की बड़ी हैरान होती है। अब उसे समझ आ रहा था कि उसे राजशेखर ने कहीं ना कहीं धोखा दिया है और उसे वो छोड़कर भाग गया है। लड़की परेशान होती है, अपने माँ को फ़ोन करती है और रोने लगती है। उसकी माँ कहती है, काम करो कि तुम बात बताओ, आखिर बात क्या है। लड़की बताती है, माँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब यह सुनते ही उसकी माँ की हालत ख़राब हो जाती है। मकान मालकिन कहती है कि काम करो बेटा कि तुम घर आ जाओ। लड़की कहती है, नहीं माँ मैं घर नहीं आऊँगी, अब मुझसे तुम्हारी कभी बात नहीं होगी। लड़की आत्महत्या करने की कोशिश भी करती है, लेकिन उधर माँ उसकी कहती है, बेटा कुछ भी मत करना, तुम घर चली आओ। लड़की काफ़ी परेशान होती है, घर आती है, अपने माँ से मिलती है। माँ कहती है, ठीक है, जाने अनजाने में जो तुमने गलती की, चलो कोई बात नहीं, एक काम करो कि चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। अब लड़की अपने माँ के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और जाकर उसके साथ धोखाधड़ी और दुष्कर्म की केस दर्ज कराती है। अब इधर पुलिस सारी हकीकत पूछती है। पूछने के बाद अब लड़के का जब एड्रेस पूछती है तो एड्रेस किसी के पास नहीं था, सिर्फ यही पता था कि आजमगढ़ सराय में। अब लड़के का जो नंबर रहता है, पुलिस उस नंबर से उसका एड्रेस निकालती है और एड्रेस निकालने के बाद अब पुलिस पहुंचती है आजमगढ़ सराय में। उस लड़के के घर पहुंचती है तो लड़के के घर उसके माँ बाप बैठे रहते हैं। पुलिस जब दरवाजे पे जाती है तो उसके घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि अचानक से ये हमारे घर पुलिस क्या करने आई है। पुलिस उसके पिता से पूछती है कि ये बताइए आपका लड़का कहाँ है। राजशेखर आप ही का लड़का है? पिता कहता है, हाँ मेरा ही लड़का है। पुलिस कहती है कि उसके नाम से शिकायत दर्ज है, उसने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया है और उसे धोखा दिया है शादी के नाम पर। अब उसके पिताजी के चेहरे से हवाइयाँ उड़ जाती है। देखते ही देखते गांव के 4-5 लोग भी आ जाते हैं कि आखिर क्या बाज रहा है। पुलिस सब कुछ बताती है। उसके बाद पिता अपने बेटे को बुलाता है और जैसे ही राजशेखर आता है, पता चलता है कि उसके घर पुलिस आई हुई है, उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। अब इधर पिता रोता रहता, माँ भी रोते रहती, साहब मेरे बेटा ऐसा नहीं कर सकता है, ज़रूर लड़की ने कुछ गलत किया होगा। लेकिन जब पुलिस स्टेशन उस लड़के को और उसके घर वाले जाते हैं तो लड़के राजशेखर से पुलिस पूछताछ करती है तो लड़का सबसे पहले मना कर देता है। फिर पुलिस थाने में ही उस दोनों माँ और बेटी को बुलाते हैं और जब बुलाते हैं तो बेटी के पास कई ऐसे सबूत थे, वीडियोस थी, फ़ोटोज़ थी, कॉल डिटेल्स थी, सोशल मीडिया की चैट थी। जब सब कुछ दिखाती है तो वह टूट जाता है और रोने लगता है और कहता है कि मैं डर गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर वाले मानने से इनकार कर दे। जाने अनजाने में मैं इसके प्यार में गिर गया था और बहुत बड़ी गलती कर दी। इधर अब लड़के के घर वाले शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब पुलिस सिर्फ 2 ही बात कहती है। पहला तो ये कि तुम्हारा बेटा जेल जाएगा और पूरी ज़िंदगी लड़की के दुष्कर्म केस में जेल में रहेगा, या फिर तुम शादी कर लो। अब समझाने के बाद एक छोटी सी पंचायत होती है, दोनों के रिश्तेदार जुटते हैं, मामला सॉल्व होता है और फिर दोनों राजशेखर और सृष्टि की शादी करा दी जाती है। और शादी कराने के बाद राजशेखर अपनी बीवी को लेकर, प्रेमिका को, सृष्टि को लेकर फिर इलाहाबाद उसी मकान मालिक के कमरे पर ही रहने लगता है। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। आजकल के जो युवा हैं, खासतौर पर जो लड़कियां हैं, लड़कों के प्यार में फिसल जाती हैं और फिर कुछ ऐसा उनके साथ होता है जैसा मैंने घटना में बताया, कहानी में बताया आपको। फिर लड़कियों को समझ में नहीं आता है कि आखिर करे तो क्या करे। ज़रूरत है सावधान रहने की और शादी से पहले लड़कों से दूर रहने की। साथियों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।